जिस शीर्षक को आज हम पढ़ेंगे वह है संघ की कार्यपालिका। और इसमें जो शीर्षतम या सर्वोच्च पद है वो भारत के राष्ट्रपति का पद है। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये बात समझाई थी कि संसदात्मक प्रजातंत्र कहते किसे हैं। संसदात्मक प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र होता है जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो और एक लंबे औपनिवेशिक शासन के अनुभव ने विभिन्न स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न अधिनियमों में, चाहे वो 1909 का हो, 1919 का या 1935 का, या कार्यपालिका की निरंकुशता पे अंकुश रखने के लिए हमने भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को सर्वाधिक उपयुक्त माना। और संसदात्मक प्रजातंत्र का एक और महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि वहाँ नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर पाया जाता है। नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर हमें ब्रिटेन के संविधान में भी देखने को मिलता है और यही रूप भारत के संविधान में भी देखते हैं कि शासन का नाम, शासन किसके नाम से चलाया जाएगा और वास्तविक शासक कौन होगा। यही वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका का अंतर है। ब्रिटेन में राजा वास्तविक नाममात्र का कार्यपालिका है, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। यही भेद हम भारत में भी पाते हैं। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की है। अगर हम इस चीज़ का एक ऐतिहासिक अवलोकन करें, क्योंकि हमने कार्यपालिका का ये अंतर ब्रिटेन से लिया है और संसदात्मक प्रजातंत्र दुनिया में अगर कहीं भी स्थापित है तो ब्रिटेन का प्रभाव उसमें झलकता है। और ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की सभी संसदों की जननी है, और साथ ही साथ कि ब्रिटेन को हम संसदात्मक प्रजातंत्र का घर कर कहते हैं। तो ब्रिटेन में जो संसदात्मक प्रजातंत्र था उसके विकास में एक लंबे ऐतिहासिक अनुभव का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे राजाओं का शासन था। समय समय पे उन राजाओं की शक्तियों को कम करके संसद की शक्तियों में वृद्धि की गई। तो इस परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती गईं और संसद और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ बढ़ती गईं। और अंत में इसका परिणाम यही निकला कि राजा एक नाममात्र का कार्यपालिका का प्रधान बन के रह गया, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक और संसद एक वास्तविक शासक बन के उभरी। तो संसद का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथ में आया और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के रूप में स्थापित हुआ। अब प्रधानमंत्री राज्य के प्रति उत्तरदायी न होकर जनता द्वारा चुनी हुई संसद के प्रति उत्तरदायी था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका बदली, यद्यपि इसमें संयोग का तत्व भी रहा है, कई विधायनों का भी काम रहा है, जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, ये, लेकिन इसकी जो परिणति निकली वो यही निकली कि राजा की शक्तियाँ दिन ब दिन कम होती गईं और राजा एक नाम मात्र का शासक बनकर रह गया। तथा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका बन के उभरी, जो अंतोगत्वा अपने कार्यों के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी थी। यही ऐतिहासिक अनुभव को हमने अपने संविधान में, क्योंकि भारत में ऐसा कोई ऐतिहासिक अनुभव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमने जब संविधान बनाया तो ब्रिटेन के संविधान के इस अंतर को अपने संविधान में भी शामिल किया कि वहाँ पर भी नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका का एक अंतर है। वहीं दूसरी ओर
भारत में भी एक नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका का अंतर स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। यद्यपि पूरे संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट वर्गीकरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही संविधान में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यपालक है या प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। ये चीज़ अनुभव से द्वारा और संसदीय प्रजातंत्र द्वारा स्थापित होती है, तो इसके लिए विधायन की इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब हमने संसदीय प्रजातंत्र को अपना लक्ष्य बनाया और ये उद्देश्य रखा कि हमें कार्यपालिका की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना है, तो संसदात्मक प्रजातंत्र को हमने बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ उस अंतर को संविधान में अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया। अब संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, संघ यानी केंद्र, वैसे केंद्र शब्द संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ आया, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में कोई केंद्र और कोई परिधि नहीं होता है, वहाँ सब सत्ता के सहभागी होते हैं। तो जो सही शब्द है वो संघ है और राज्य। तो संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार राष्ट्रपति खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान और राष्ट्रपति हो, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये भी अपेक्षा की गई है और राष्ट्रपति अपने कृत्य का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ने दी है। अब राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? यानी राष्ट्रपति अपने हर कृत्य के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए विवश है और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय संविधान के अनुसार वे किसी भी मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को किसी मामले में पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का निर्णय वही रहता है, तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। ये बारीक विभेद स्पष्ट कर देता है कि भारतीय संविधान में नाममात्र का शासक कौन है और वास्तविक शासक कौन है। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वे मंत्रिपरिषद से किसी मामले में पुनर्विचार की अपेक्षा ही कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद उस पुनर्विचार की अर्जी को ठुकरा कर पुनः वही सलाह देता है, तो राष्ट्रपति के पास और कोई उपाय नहीं है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर काम कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद उसी रूप में मौजूद है जिस रूप में संसदात्मक प्रजातंत्र के घर यानी ब्रिटेन में मौजूद है। तो इस तरह भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक वास्तविक कार्यपालिका के रूप में स्थापित है, जो अपने कृत्यों के लिए राष्ट्रपति पर
के प्रति उत्तरदायी न होकर जनता द्वारा चुनी गई संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री, यद्यपि ये बात सही है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख शुरुआत के अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में हुआ है, और फिर आपातकालीन प्रावधानों में भी एक बार अनुच्छेद 352 में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख हुआ है। तो संविधान पढ़कर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि संविधान को पढ़कर इस चीज़ को कि प्रधानमंत्री एक वास्तविक शासक है और बहुत भारत में संवैधानिक रूप से सबसे शक्तिशाली पद है, परंतु ये चीज़ विधायन से ज़्यादा या संविधान से ज़्यादा संसदीय प्रजातंत्र या संसदीय प्रजातंत्र के परंपराओं और अभिसमों पर आधारित है। यानी प्रधानमंत्री अपनी शक्ति संसद से तो संविधान से तो लेता ही है, परंतु वे संसदीय अभिसमय परंपराओं से ज़्यादा अपनी शक्ति अर्जित करता है। इस रूप में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका का जो भेद है वह महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में।